हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, इस पुस्तक का हमने 3 भागों का यानी 3 जो हमारे अध्याय थे उनको अध्ययन कर लिया था। हमने चौथा जो हमारा चैप्टर था उसे स्टार्ट कर लिया था। हमारा चौथा चैप्टर था वो था वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें अब तक हमने ये देखा था कि जो हमारा वैश्वीकरण है वो होता क्या है, उसका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि संयुक्त व्यापार क्या होता है, कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ में कोऑर्डिनेट करके व्यापार करती है। इसके कई सारे तरीकों की चर्चा हमने पिछले भाग में की थी, जहां हमने ये देखा था कि कैसे या तो टेक ओवर करके जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो स्थानीय कंपनियों के साथ में व्यापार करती हैं, या फिर उनको किसी तरह का ऑर्डर दे करके यानी माल की डिमांड करके उनसे और वो अपना व्यापार सुचारू करती है। इन सब के जो प्रभाव थे, चाहे वो सकारात्मक हों चाहे नकारात्मक हों, इन सब पर हमने विस्तार से हमारे भाग संख्या 2 में चर्चा कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 3, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो विदेश व्यापार है और जो बाजार हैं उनके एकीकरण का आपस में क्या संबंध है। यानी कि हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि विदेश व्यापार का बाजारों के एकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम ये कहें स्थानीय जो व्यापार है उन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से समझ बनाएंगे। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों देखिए, इतिहास में आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो हमारे भारत में आई थी व्यापार के उद्देश्य से। तो इसको देख करके हम ये पता कर पा रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापार कई राष्ट्रों में फैला हुआ था। तो वो कैसी कंपनी हुई भाई? वो ही हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, अगर हम बात करना चाहें तो इसका जो मौलिक उद्देश्य था वो था व्यापार करना। इसने व्यापार स्टेबल किया। तो हम ये देखेंगे कि कैसे भारत उपनिवेश बनता है, आयात और निर्यात के आयामों को लेकर के भारत का जो संबंध है वो जो पूरा हम कहें कि वर्ल्ड से कैसे जुड़ पाता है, इसको हमने इतिहास में विस्तार से समझ लिया है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आधार बना करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस विदेशी व्यापार से कैसे बाजारों का एकीकरण हो रहा है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। भाई कैसे कैसे समझेंगे इस चीज को? तो देखिए, विदेश व्यापार का मतलब क्या है हमने सीधा सीधा देख लिया। भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, भाई दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, हमने विदेश व्यापार शब्द उसके लिए उपयोग में ले लिया था। तो ये कर क्या रहा है? ये करता है जो घरेलू बाजार हैं या हम कहें अपना देश है उसके जो उत्पादक हैं, जो भी वहाँ पे कुछ बन रहा है, किसी चीज़ को उत्पादित कर रहे हैं, उनको एक अवसर दे रहा है कि भाई आप अपने देश से बाहर के बाजारों में आप अपने प्रोडक्शन को ले जा सकते हैं। चलो भाई वो ले जाएंगे तो इसका मौलिक जो लाभ होगा वो क्या होगा उत्पादकों को? तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें, जब कोई प्रोडक्ट होता है एक स्थानीय लेवल पर बेचा जा रहा है, फिर धीरे धीरे हम कहें उसकी मार्केटिंग हो रही है या वो विदेश व्यापार से जुड़ रहा है, वो फैल रहा है चारों तरफ, तो एक तो ब्रांडिंग होगी। सबसे बड़ी बात है उस ब्रांड को हर कोई जानने लगेगा। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि उत्पादकों को एक प्रतिस्पर्धा मिल जाती है। उनके तरह के जो जैसा प्रोडक्शन वो बना रहे हैं उसी प्रकार का प्रोडक्शन अगर अन्य कोई देश में बन रहा है तो उन दोनों प्रोडक्शनों के मध्य क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी। और इससे क्या होगा? इससे हम ये कह सकते हैं उत्पादकों को तो फायदा है कि भाई जिसका अच्छा प्रोडक्ट होगा लोग उसे जानेंगे, परचेज करेंगे, तो उसका हम कहें कि उसकी जो ग्रोथ है वो डेवलप कर जाएगी। साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, उन्हें भी कई सारी वेराइटीज देखने को मिलेंगी। और इसका सबसे सरल एग्जांपल हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था जब हमने कारों की तुलना की थी। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के जो बाजार हैं वहां भी वो प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। करेंगे भाई, जैसे कोई साबुन बनाने वाली कंपनी का ब्रांड है भाई, वो एक देश में बन रहा है, भारत में बन रहा है। ठीक है, अब उसको हमने विदेश व्यापार से जोड़ा। ठीक, अब क्या होने वाला है? साबुन तो हर जगह बन रहा है, तो जो अन्य देशों की कंपनियां हैं उनके साथ में भारतीय इस कंपनी का, साबुन निर्माता कंपनी का क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसका ब्रांडिंग क्रिएट हो जाएगा। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों में उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार भी होगा। एक तो ऐसा हो रहा था भाई, मुझे स्थानीय ब्रांड पर निर्भर रहना पड़ रहा था, मेरा कह रहा हूं उससे मुझे 100% रिजल्ट नहीं मिल
पा रहा था, फिर भी मैं क्या कर रहा था, उसे एडजस्ट कर रहा था। अगर मेरे सामने अन्य देशों में उत्पादित वस्तुएं आ रही हैं, आयात के जरिए आ रही हैं, अन्य देशों के उत्पादित प्रोडक्ट्स हमारे पास में आ रहे हैं, तो अब हमारे पास में एक मौका है, एक अवसर है, हम ये देख सकते हैं कि कौन सी चीज, कौन सा ब्रांड हमारे लिए अच्छा है, हम उसका उपभोग कर सकते हैं। तो विदेश व्यापार की हम बात कर रहे हैं कि इसका जो सबसे मोटा फायदा है वो उत्पादकों को भी हो रहा है और उपभोक्ताओं को भी होता है। बच्चों यहाँ हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में चीन के खिलौने, अब देखते होंगे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, हर जगह हम जब भी जाते हैं तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हमें मेड इन चाइना दिखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो यहाँ पे हमने केवल एक विशेष कैटेगरी को लिया है, वो है हमारी खिलौनों की कैटेगरी। तो जब भी हम टॉय शॉप पे जाते हैं तो ज़्यादातर टॉयज़ को आप देखेंगे कि वो काफ़ी सस्ते भी पड़ रहे हैं और उनके पीछे लिखा हुआ होता है मेड इन चाइना। ऐसा क्यों? क्या चाइना के पास में कुशल अकुशल जो श्रम है हमारा वो सस्ता पड़ रहा है? ठीक है, क्या वहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता पड़ रहा है? या हम ये कहें कि उसके पास में जो नज़दीक बाज़ार हैं उनकी उपलब्धता अधिक है, वहाँ पे होने वाले जो चार्जेस हैं, चाहे वो हम कहें रॉ मटेरियल चार्जेस हों, चाहे मूलभूत किसी बिजनेस के लिए या किसी उत्पादन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सस्ती पड़ रही हैं, क्या वहाँ की सरकार की जो नीतियां हैं व्यापार को बढ़ावा देने वाली वो ऐसी हैं कि जिनसे कि उत्पादकों को काफ़ी मुनाफा होता है और जो उनकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है? ये सब कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किसी भी उत्पादन को क्रिएट करने के लिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम ये देख पाते हैं कि ये जो मेनली मुख्य कारक थे, चाहे वो हमारा कहें बाजारों की निकटता हो, कच्चे माल की उपलब्धता हो, अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो, या फिर हम ये कहें कि वो सरकार की या वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है उसकी नीतियां, ये सब उस उत्पादन को प्रभावित करती हैं। और साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी कारक, ये सभी फैक्टर्स हमारे निवेश को भी प्रभावित करते हैं। अगर ये पॉजिटिव रुख में है, बाजारों की निकटता है, भाई सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनसे कि जो इन्वेस्टर है उनको फायदा हो रहा है, उनके लिए लचीलापन अपनाया गया है, तो निवेश अधिक से अधिक उस स्थान पर होगा। अगर इनके विपरीत अवस्थाएं पाई जाएंगी तो वहां पर विदेशी निवेश हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे अगर हम इस टॉय शॉप की बात करें, जहां पर हम देख पा रहे हैं मेड इन चाइना के खिलौने हैं, वो भारत में लगभग हर टॉय शॉप पे हमें मिलेंगे और उनकी कॉस्ट भी कम होती है। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या ये एक बाजारों के एकीकरण का उदाहरण है, या फिर हम ये कहें कि इसको लेकर के हम ये देख पाएंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे अपने जो लागत है उसको कम करती हैं और कैसे उसका उत्पादन बढ़ा करके प्रॉफिट कमाती हैं? तो चलिए इस पे विस्तार से समझ बनाते हैं। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है। देखो हम ये कह पा रहे हैं कि चीन के जो विनिर्माता हैं, यानी चीन के जो प्रोडक्शंस हैं, जहां पे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वहां पे क्या हो रहा है कि भारत में वो लोग खिलौनों का निर्यात कर रहे हैं। ठीक, जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। भाई हम ये देखते हैं चाइना से जो मेड इन चाइना, एक छोटा सा एग्जांपल है, मेड इन चाइना कोई भी खिलौना आप लें, उसके बॉक्सेस को देखें, जहां एमआरपी टैग हो, आप वहां देखें, वहां पे काफ़ी कम चाइनीज अमाउंट की एमआरपी हमें देखने को मिल सकती है ना। और जब हम उसे हमारे मूल्य के आधार पर आंकते हैं तो वो काफ़ी महंगा हमें पड़ता है। तो इससे जो बिचौलिए हैं सारे, चाहे वो हमारे प्रोडक्शन वाले हों, चाहे वो हमारे सप्लायर हों, चाहे वो हमारे शॉपकीपर हों, इन सबको अच्छा प्रॉफिट होता है। यही कारण है कि भाई ये सब इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ को सेल आउट करने में। भाई सीधा सीधा समझो आप, 90 रुपीज़ का भारतीय कोई खिलौना है, प्रोडक्शन हाउस से निकला है, सप्लायर चार्जेस मिलके 110 तक हो गया, सारा कुछ शॉपकीपर के पास में 110 तक आ चुका, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह लग करके। अब क्या है, उसका एमआरपी हमने देखा 150 है, जिस पे डिस्काउंट दे करके 135 तक वो किसी उपभोक्ता को बेचा जा रहा है। ठीक, शॉपकीपर का अगर मुनाफा हम देखना चाहें, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 25 रुपीज़ का लगभग, और डिस्काउंट की हम बात करें वो 15 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। ये एक उत्पाद है जो मेड इन इंडिया उत्पाद है। अब हम चाइना की बात करते हैं, तो देखिए वहाँ का जो खिलौना चल के आया है वो आ रहा है लगभग हम कह सकते हैं 40 रुपये का, वही सेम खिलौना। ठीक है, कॉस्टिंग कम है, लेबर चार्जेस कम हैं, वहाँ की नीतियाँ कुछ ऐसी हैं कि जो टैक्सेस वगैरह हम कह सकते हैं वो कम होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बाजारों की निकटता है, खपत ज़्यादा है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, इस वजह से हम कहते हैं कि कॉस्टिंग कम आ रही है। अब यहाँ पर हमने देखा वही चार्जेस हम यहाँ इंक्लूड करते हैं या उनसे डबल भी करते हैं, तो ये लगभग हमें 80 रुपीज़ का मिलता है। शॉपकीपर के पास में 80 का है। अब शॉपकीपर क्या करेगा, इसको 130 में बेचता है। तो आप ये देख पा रहे हैं, जो अगर उपभोक्ता की बात करें उसका डिस्काउंट का जो
मार्जिन है वो नहीं बढ़ा ज़्यादा कुछ, परंतु यहाँ पे शॉपकीपर का जो मार्जिन है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जो विनिर्माता हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में चाइनीज खिलौनों को यहाँ खपत करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। करेंगे भाई, जब प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों नहीं करेंगे। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है, और इस विकल्प को देखिए हम इस एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कौन सा ज़्यादा खरीदा जाएगा जिसमें उपभोक्ता को प्रॉफिट होगा। चाहे यहाँ 5 रुपये का प्रॉफिट ही शो हो रहा हो, पर उपभोक्ता देखेंगे वेराइटीज अच्छी हैं, ठीक है, तो हम ये वाला खरीद पाएंगे। और अगर हमें लगता है कि चाइना के जो खिलौने हैं उनकी क्वालिटीज अच्छी नहीं है तो हम मेड इन इंडिया पर ट्रस्ट करेंगे। तो बच्चों, इसके साथ देखिए सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनरों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक से एक डिजाइन आप देख पाते हैं, कई सारी टेक्निक्स देख पाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जब हम डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग करते हैं, दीपावली हो किसी भी फेस्टिवल पे, तो आप देख पाते हैं कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट ऐसे होंगे डेकोरेशन के जो काफ़ी लुभावने होते हैं, क्योंकि उनकी डिज़ाइंस काफ़ी यूनिक होती है, जैसी डिज़ाइन हमने देखी नहीं होती, यूनिक डिज़ाइंस होती हैं। उनके दाम भी कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। तो इसी कारण हम कहते हैं कि मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। बच्चों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आती है, अगर हम बाजारों के एकीकरण और विदेश व्यापार की बात कर रहे हैं, तो जहां पर हम ये देखते हैं उत्पादकों को फायदा हो रहा है, उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है, वहीं पर ही कई बार नेगेटिविटी के कारण या हम कहें नकारात्मकता के कारण जो स्थानीय प्रोडक्शन है उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। चाहे हम पिछले जो हमारा पार्ट था उसका एग्जांपल परख फूड्स वाला लें, जब उसको कारगिल जो फूड्स था उसने टेक ओवर कर लिया था, वो वाला एग्जांपल लें तो भी हम समझ पा रहे हैं कि परख ने कितनी मेहनत की थी, अपने ब्रांड को स्टेबल किया था, पर कारगिल ने उसे टेक ओवर करके और अपने ब्रांड को स्टेबल कर लिया था। तो ये चीज़ें हैं कि अगर विदेशी व्यापार और बाजारों के एकीकरण का फायदा भी है तो कहीं ना कहीं स्थानीय लेवल पर इसका नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। पहले की तुलना में सस्ते कैसे हैं? क्योंकि पहले वहां पर केवल एक ही ब्रांड दिख रहा था, वो था मेड इन इंडिया। अब वहां पे कंपिटिटिव आ गया, भाई मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे हैं, और वो कैसे हैं, वो सस्ते हैं और उनकी यूनिक डिजाइन्स हैं, इस कारण वो लोकप्रिय हो गए और उपभोक्ताओं के पास में वैरायटीज भी हो गई कि भाई मुझे कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा मुझे प्रॉफिटेबल लग रहा है, कौन सा मेरे लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। तो ये सब कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हो चुके हैं। बच्चों, यह क्या हो रहा है भाई? अब हमारे दिमाग में प्रश्न आना था ना, यहां क्या हो रहा है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई भारतीय व्यापारों का अब क्या होगा, स्थानीय व्यापारियों की क्या हालत होने वाली है। तो देखिए, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। यानी हम ये कह सकते हैं अब जब इन्हें वैरायटीज मिल रही हैं तो उपभोक्ताओं के सामने भी विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। तो इससे क्या होगा? इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। तो जैसा कि विदेश व्यापार या बाजारों का एकीकरण कहता है कि मैं उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता हूं ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है उसे घरेलू बाजारों से के साथ साथ विश्व के अन्य बाजारों में भी बेच सकें। ऐसा अवसर कौन दे रहा है? ऐसा अवसर देता है बाजारों का एकीकरण, या हम सरल शब्दों में कहें तो विदेशी व्यापार। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि हो रही है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पे। क्यों हो रही है वो हमने एग्जाम्पल से समझ लिया है, क्योंकि उनके खिलौने अब कम बिकते हैं, इनकी तुलना में उनकी प्राइजेस ज़्यादा आ रही है और डिज़ाइंस भी हम कहें तो पुरानी है, यूनिक डिज़ाइंस नहीं है। इस कारण भारतीय खिलौना जो निर्माताएं हैं उनको क्या हो रहा है, निर्माताओं को हानि उठानी पड़ रही है। बच्चों, सामान्यतः अगर हम बात करें व्यापार के खुलने से, यानी कि बाजारों का एकीकरण होने से, व्यापार खुलने का मतलब कोई ऐसी डोरी बंधी हुई नहीं है, वो खुल गई, यानी जो सीमाओं का बेंडिशन है वो हट जाने से, बाजारों के एकीकरण होने से, व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। यानी कहीं की चीज मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट वहां भी जा रहे होंगे। बाजारों में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान
होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये वो टॉपिक्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जिसका हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, किस क्वेश्चंस के आंसर में हम इसे यूज कर सकते हैं कि बाजारों के एकीकरण के कारण क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, नंबर 1। या फिर हम कहें बाजारों का एकीकरण पर टिप्पणी लिखिए, उसमें भी हम ये मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस बन के आता है कि बाजारों के एकीकरण से क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं, तो आप स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि भाई एक तो जो वस्तुएं हैं उनका एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है, बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। जहां हम देखेंगे कि जब पहले कोई कंपटीटिव नहीं था तो वस्तुओं का मूल्य हाई था, जब कोई कंपटीटिव आ जाता है तो क्या करना पड़ता है भाई, निर्माताओं को देखना पड़ता है कि हम भी हमारे प्रोडक्ट की रेट सेम रखें, सेम वेट होना चाहिए, सेम रेट होना चाहिए, क्वालिटी सेम करने की कोशिश करते हैं। इससे हम ये देखते हैं कि एक ही बाजार में जो एक जैसी वस्तुएं हैं उनका मूल्य कैसा होगा, समान होने लग जाएगा। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि दो देशों के जो उत्पादक हैं, चाहे वो कितने ही दूर हो, भाई अमेरिका में बैठा हुआ उत्पादक और हमारे इंडिया में बैठा हुआ उत्पादक की जो वस्तुएं हैं वो एक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार हम कह पाएंगे कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण करने में सहायक होता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कैसे विदेश व्यापार बाजारों का एकीकरण करता है और उसके क्या क्या प्रभाव या क्या क्या रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं वो हमारे सामने है। तो चलिए बच्चों अब कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न निकल के आया है, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, अब यह अलग कैसे है। तो देखिए अतीत की बात करें यानी प्राचीन समय में कैसे देश जुड़ते थे, पहली चीज ये थी। और अब ये कैसे अलग हो गया यानी कि अब उसका स्थान उसको किसने रिप्लेस कर लिया। तो देखो बच्चों हम जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था। भाई विदेशी व्यापार कैसे था, आप कैसे कह सकते हो अतीत में ये था। तो याद कर लो हमारा जो व्यापारिक मार्ग है, रेशम मार्ग है, उसे याद कर लीजिए, एशिया के रेशम मार्ग को, आपको आंसर मिल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को याद कर लीजिए, क्यों आई थी, डचों को याद कर लीजिए, डेनमार्क वालों को याद कर लीजिए, फ्रांसीसियों को याद कर लीजिए, सब यहाँ व्यापारिक कंपनियां बन करके आए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था, जो जलमार्ग या भूमि के माध्यम से किया जाता था, जबकि वर्तमान में विदेशी व्यापार वायु मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग और दूर संचार के माध्यम से होता है। तो दोनों में अंतर आप देख पा रहे हैं कैसे विदेशी व्यापार में बदलाव आया है ना। और साथ ही साथ बात करें वर्तमान में विभिन्न देशों के विभिन्न बाजारों में शामिल होने के लिए विदेशी निवेश को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए यह अतीत से अलग है। पहले ऐसा होता था स्वदेशी अपनाओ, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, आपने भी देखा होगा हिस्ट्री में कई सारे आंदोलन हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग, है ना। तो हम यहाँ बात करना चाहें तो अब क्या कह रहे हैं, अब ये कहते हैं भाई जो विदेशी निवेश है उसको प्राथमिकता मिलेगी। अगर कोई फॉरेन की कंपनी आज हमारे यहाँ पे निवेश करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उसके लिए लचीला रुख अपनाया जाए कि वो इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे, ताकि हमारी जो जीडीपी है वो ग्रोथ करे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बूम करेगी। ऐसा कुछ आज हम देखने को मिलता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि जो अतीत में व्यापार था, विदेशी व्यापार था, वो वर्तमान में विदेशी व्यापार के स्वरूप से बिल्कुल अलग हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों शब्द हमने इसमें हमारे चैप्टर में काफी बार यूज किए हैं और काफी बार हमने इन पे डिस्कस भी किया है। तो विदेशी व्यापार है क्या, शाब्दिक अर्थ पकड़ेंगे। सबसे पहला हमारा पहला मोटो क्या होगा कि हमें किसी भी शब्द की डेफिनेशन देखनी है तो उसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। जैसे हमने विकास का देखा था तरक्की, और फिर हम उसका जो इकोनॉमिकल अर्थ था उसको फाइंड कर चुके थे। तो यहां हम देखेंगे विदेश व्यापार यानी दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार हो गया। ठीक है, विदेशी निवेश है पर कैसा है, जो बाहर से आएगा, विदेश से आएगा, वो हमारा विदेशी निवेश कहलाएगा। तो इतना कुछ तो हम समझ चुके हैं भाई, एक तो व्यापारिक अवस्था है और एक निवेश की अवस्था है। चलिए अब विस्तार में इनकी परिभाषाएं देखते हैं। तो देखिए
विदेश व्यापार होता क्या है? यह देशों की भौगोलिक सीमाओं के पार माल के आदान प्रदान, खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापार है अगर उसका स्वरूप भौगोलिक सीमाओं को पार करके है, यानी देशों की जो सीमाओं के बैंडिशन है उनको फॉलो नहीं करता है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है, तो सरल शब्दों में हम क्या कहेंगे भाई, ये क्या है, ये हमारा विदेश व्यापार हो रहा है। और अगर बात करें हम विदेशी निवेश की, तो देखिए यह लाभ कमाने के उद्देश्य से विदेशी औद्योगिक घरानों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश के उद्योग या आर्थिक गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में सीधे किए गए निवेश को संदर्भित करता है। कहने का मतलब यह है, चाहे विदेशी व्यापारिक घराने हो या फिर हम कहें बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, वो क्या करती हैं, मैन मोटो क्या है, मैन मोटो तो प्रॉफिट है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी स्थानीय कंपनी में, स्थानीय योजनाओं में निवेश करती हैं, तो हम उसे कहते हैं ये है हमारा विदेशी निवेश। बच्चों, विदेशी निवेश कम विकसित देशों में औद्योगिक विकास के वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बहुत ही बढ़िया लाइन है। कैसे स्रोत है भाई, ये तो हम अच्छे से समझ पाते हैं। अगर मानो कोई ऐसा देश है, विकासशील है, अविकसित है, कम विकसित है, तो हम ये देखेंगे कि वहां पर औद्योगिक जो उपलब्धताएं हैं वो तो उपलब्ध हैं, मतलब वहां पे अवसर तो हैं, पर निवेश की कमी के कारण वहां पर उद्योग डेवलप नहीं कर पाते। जब विदेशी निवेश आता है तो वहां पे वो उद्योग डेवलप करते हैं, और हम देखते हैं कि निवेशकों के साथ साथ उस देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचता है। तो ये था हमारा विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है। भाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। अगर चीन की इस्पात कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला हम ये देख रहे हैं कि अगर चीन भारत से इस्पात जो आयात कर रहा है उसका चीन की इस्पात कंपनियों को क्या प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, जब भी कोई देश किसी देश से कोई चीज़ आयात करता है तो उसके दो प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। संभावना है कहीं पॉजिटिव देखने को मिले, कहीं हमें नेगेटिव देखने को मिले। कैसे, देखो अगर किसी देश में मानो गेहूं की हम बात कर लेते हैं, एक इजी सा एग्जांपल हम यहां देख लेते हैं। गेहूं की हम बात कर रहे हैं, गेहूं किसी देश ने भारत से आयात किया है, ठीक, वहां भी गेहूं उत्पादित हो रहा है, तो क्या होगा, अगर आयात किया गया जो माल है, सामान है या गेहूं है, वो वहां उपलब्ध होने वाले माल, सामान या गेहूं की तुलना में सस्ता है, तो वहां के उत्पादकों को हानि उठानी पड़ेगी। वो कैसे उठानी पड़ेगी भाई, एक तो हमें 10 रुपए किलो कोई चीज मिल रही है जो बाहर से आ रही है, एक 15 रुपए किलो कोई चीज मिल रही है जो अपने यहीं पे उत्पन्न हो रही है। आप कौन सी खरीदेंगे, बेवकूफ नहीं है ना, हम तो 10 रुपए वाली खरीदेंगे, बाहर से आ रही है तो क्या फर्क पड़ता है। देखा हमने चाइना के खिलौनों वाला एग्जाम्पल सेम है। तो यहां भी हम ये देखेंगे कि अगर आयात का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकता तो पूरी हो रही है, परंतु वहां के जो स्थानीय उत्पादक हैं उन्हें हानि उठानी पड़ रही है, ठीक है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव कैसे होगा भाई, देखो जैसे इस्पात मंगाया हमने तो फिर हम स्टील का जो उद्योग है उसको विकसित कर पाएंगे। भाई हमारे यहाँ स्टील उद्योग को लगाने के लिए सारी फैसिलिटीज हैं, बस हमारे पास में इस्पात नहीं है जो हमने आयात कर लिया, बाहर से मंगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, स्टील इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जीडीपी ग्रोथ करेगी और हम विकासशील से विकसित की ओर मूव कर जाएंगे। तो ये होगा इसका आयात का कैसा इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट्स की हम बात कर चुके हैं। चलिए अब चाइना के संदर्भ में देखते हैं। भारत से स्टील के आयात के कारण चीनी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहां पे जो उत्पादित कर रहे हैं इस्पात, पहला तो उन्हें नेगेटिव साइन मिल सकता है। दूसरी चीज, जैसे स्टील जिस रेट पे ले रहा है, मानो आयात कर रहा है, तो वहां जो प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके कारण उन्हें कम लागत पर बेहतर गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन करना होगा। ये तो होना ही होता है। जब भी हम देखते हैं दो कंपनियों के बीच में, दो व्यापारिक घरानों के बीच में अगर प्रतिस्पर्धा आती है तो इसका सीधा सीधा फायदा हम देखते हैं उपभोक्ता को
प्राप्त होता है। भाई पार्ले जी बिस्किट को ले लो और उसके साथ ब्रिटानिया बिस्किट को ले लो, आप देखो दोनों में कंपेयर चल रहा है, दोनों 5-5 रुपए के पैकेट्स निकाल रही हैं, कोशिश करती हैं हम 11% डिस्काउंट देंगे, मतलब फ्री दे रहे हैं, इसमें हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 12% दे रहे हैं, 15% दे रहे हैं, देखते हैं ना आप। तो ये क्या है, यही तो है प्रतिस्पर्धा। और इस प्रतिस्पर्धा में जब वृद्धि होती है तो लागत पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, और हम कहते हैं गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, और हम कहते हैं सीधा सीधा फायदा उपभोक्ता को होता है। चलिए आगे की स्थिति की बात करें। अगर जो हम इस्पात के आयात की बात कर रहे हैं तो भारत की इस्पात कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमारे यहां से तो माल जा रहा है, प्रॉफिट में है, हम तो पॉजिटिव साइन में लेंगे। तो देखिए, भारत से स्टील के निर्यात में वृद्धि होगी और मांग में वृद्धि के कारण भारतीय कंपनियों की आय में वृद्धि होगी, और कंपनियों की आय में वृद्धि हो रही तो जीडीपी ऑटोमेटिक ग्रोथ कर जाएगी, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद जहां बढ़ रहा है भाई आय तो दिखेगी, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो, द्वितीयक हो, या फिर तृतीय को, कृषि से संबंधित हो, या फिर उद्योगों से संबंधित हो, या फिर हमारा सेवा क्षेत्र को, जहां भी आय का साइन इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे हमारी जीडीपी ग्रोथ करने वाली है, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये प्रभाव होगा हमारी भारत की जो आयात निर्यात करने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर। और अंतिम अवस्था देखिए, चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इन उद्योगों की बात करते हैं तो बच्चों देखिए, भारतीय कंपनियों से स्टील का आयात करने वाली कंपनियों के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखो समझने वाली बात है, लागत में वृद्धि कैसे हो सकती है। देखो निर्यात हम कर रहे हैं किसी चीज को, तो एक जाहिर सी बात है, अगर हम बाहर किसी चीज को भेज रहे हैं हमारे यहां से, तो हमारी कोशिश क्या रहती है भाई, एक तो आप किसी को तैयार करके प्रोडक्ट दोगे, ठीक है, एक आप रॉ मटेरियल भेज रहे हो। ज्यादा सहूलियत हमें रॉ मटेरियल भेजने में होती है, क्योंकि तैयार करने में काफी प्रोडक्शन हाउसेस बनाने पड़ते हैं, जैसा कि हमने उस कंपनी बेंगलोर वाली कंपनी का एग्जांपल देखा था। तो उन चीजों से बचने के लिए सीधा सीधा निर्यात कर दिया गया, यहां से भेज दिया गया। तो जाहिर सी बात है, अब जो स्टील मंगाने वाली कंपनियां हैं, भारत से जो स्टील मंगाएंगी चाइना वाली कंपनियां, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पे उन्हें जो महंगा स्टील मिलना उपलब्ध होगा। क्यों, स्थानीय कंपनियों को भेजने के बजाय जो हमारी यहाँ की इस्पात की जो कंपनियां हैं वो बाहरी कंपनियों को भेजना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छी कॉस्ट मिलती है। तो जो स्टील उत्पादन करने वाली भारतीय कंपनियां हैं उनको रॉ मटेरियल पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाएगा, होगा तो भी कैसा होगा, महंगा उपलब्ध होगा। तो जाहिर सी बात है उनके प्रोडक्शन की कीमत बढ़ेगी, तो अगर वो बाहर किसी चीज़ को भेज रही हैं तो उसकी भी लागत में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये सब क्लियर है। यानी हम ये देखते हैं कि आयात और निर्यात का कैसे किन किन परिस्थितियों में अलग अलग जो मोटोज हैं, अलग अलग जो फंडामेंट्स हैं, उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने यहाँ पे समझा है। तो चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं बच्चों। अंतिम विचारणीय प्रश्न हमारे सामने है, चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा, व्याख्या करें। जाहिर सी बात है भाई, चीन के बाजारों में भारत से इस्पात मंगा रहे हैं, तो दोनों देशों के बाजारों का एकीकरण कैसे होगा, तो अब इसको हम एक बार विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत और चीन के आर्थिक संबंधों में वृद्धि होगी, ये तो क्लियर है। जहां पे अर्थव्यवस्था, अर्थ, मुद्रा, मनी, लेन देन, व्यापार की बात आ जाती है, वहां पे आप सीधा सीधा मेंशन कर दो कि आर्थिक संबंधों में वृद्धि हो गई, ठीक है। और दोनों को विदेशी निवेश या वस्तुओं के संयुक्त उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये जो संयुक्त उत्पादन है, इसकी दो अवस्थाओं को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहां से पुट होता है कि संयुक्त उत्पादन से आप क्या समझते हैं और इसे किन किन अवस्थाओं में लागू किया जा सकता है, इसके बारे में हमने भाग 2 में डिस्कस किया था, ठीक है। और इससे राष्ट्रों के बीच आधुनिक तकनीकी का भी क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये प्रभाव पड़ता है बाजारों के एकीकरण का किन्हीं दो देशों पर। भाई उनके आर्थिक संबंधों में वृद्धि होती है, उनकी अर्थव्यवस्थाएं बूम करती हैं, साथ ही साथ हम ये देखते हैं जो तकनीकी है उसका आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। हम ये कहते हैं कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपस में एक दूसरे को दी जाती हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ डेवलप हो रही है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और आप देखते भी हैं आए दिन कई सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में हम देखते हैं कि ये तकनीकी वहां से खरीदी जा रही है, वो तकनीकी वहां भेजी जा रही है। यानी आयात और निर्यात के आधार पर बाजारों का एकीकरण किया गया, जिसका प्रभाव हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का हमारा पार्ट, जिसमें हमने ये समझा कि विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण कैसे हमारे
हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, इसका कैसे बाजार पर प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर के हमने विस्तार से समझ बनाई। उम्मीद करता हूं आपको आज की कक्षा में सभी टॉपिक्स आराम से समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।